Okay, so now we'll be starting chapter 10, capital budgeting. मैंने इससे पहले आपको बताया कि जिससे पहले जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट था, और अब हम जो है इस चैप्टर में हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे फॉर अ डिसीजन, जो हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन होता है हमारा, वेदर टू एक्सेप्ट अ प्रोजेक्ट और रिजेक्ट अ प्रोजेक्ट, उस प्रोसेस को बजटिंग कहते हैं. तो नाउ दिस इज द फाइनल टर्मिनल थिंग जो कि हम उस कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे. तो पहले तो ये कि कैपिटल बजटिंग बेसिक्स क्या है. बेसिकली तो कैपिटल बजटिंग से हम ये डिसीजन लेते हैं कि कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है या नहीं करना. इस डिसीजन की बेसिस क्या होती हैं? इस डिसीजन की बेसिस होती हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. हम ये देखते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट जो लगेगा उसकी कॉस्ट कितनी है और उसका बेनिफिट कितना है. जो रिटर्न के फॉर्म में बेनिफिट आता है, कॉस्ट जो है उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, डेट और इक्विटी मिला के. तो अगर उसका रिटर्न जो है उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं होगा तो रिजेक्ट कर देंगे. बेसिकली बॉटम लाइन यही, ठीक है ना. तो आज जो है हम वो कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करेंगे रिटर्न के अंदर, एंड वेदर विल सी के प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, कितनी तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं. बेसिकली प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी से जो है इसकी क्लासिफिकेशन हुई है. यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट होता है रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस. दैट मीन्स कि ऑलरेडी एक चीज़ चल रही है, फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है जो काम कर रही थी, वो ख़राब हो गई तो आपने रिप्लेस कर दिया, तो एक वो प्रोजेक्ट हो गया. इस प्रोजेक्ट के अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेलिब्रेशंस इन्वॉल्व होती हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनालिसिस होता है, देयर इज़ नो स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व. और ये जो है वो नॉर्मली जो है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही में आ जाता है, तो आपको नए प्रोजेक्ट की तरह से नए पैसे से उसको नहीं करना पड़ता. सो इट्स अ वेरी लिमिटेड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है. फिर कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं फॉर लेट्स सपोज कॉस्ट रिडक्शन. नाउ दिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट. ये जो है ये है कि आप कोई नई मशीन जो है वो आप लेट्स सपोज कोई बेटर टेक्नोलॉजी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो उस टेक्नोलॉजी वैसे पुरानी टेक्नोलॉजी को आपको ख़त्म करना पड़ेगा. तो एक बड़ा मुश्किल स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है कि आप जो है उसको करें या ना करें. तो वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं. इसमें इकोनॉमिक कॉस्ट और बेनिफिट भी आ जाता है, लॉन्ग टर्म की बात भी आती है. तो उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये मशीन आपके लिए बेहतर है या नहीं है. तो ये जो है थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है. उसके बाद आता है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और मार्केट, कि अगर आप जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं नई प्रोडक्ट्स के अंदर या नई मार्केट के अंदर, तो आपको नई फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, नई जगह पे लगानी पड़ेगी, आपको नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी. तो नाउ इट्स होल ऑफ अ न्यू मार्केट भी है. इसके अंदर मार्केट एनालिसिस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपकी जो है डिमांड एनालिसिस क्या है, आपका जो है ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, सप्लाई चेन का आपका पूरा. तो ये कि एक नया ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है. इसी तरह न्यू प्रोडक्ट मार्केट, तो ये और ज़्यादा बेसिकली तो अगर हम ये देखें तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ के हिसाब से बढ़ते रहते हैं. तो जितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा अजम्पशंस आपको करनी पड़ेंगी, उतनी ही ज़्यादा सब्जेक्टिविटी होगी. ठीक है. इस तरह सेफ्टी और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स है कि आपके कोई सेफ्टी कंसर्न होगा जिसकी वजह से आपको जो है एनवायरमेंटली आपको करना पड़ेगा, तो अगेन उसकी भी बेनिफिट और कॉस्ट देखना पड़ेगा. इसके अंदर काफ़ी डिटेल एनालिसिस हो जाता है कि जो आपकी कार्बन इमिशन है वो कितनी हो रही है और इससे टोटल बेनिफिट, तो इसमें इकोनॉमिक्स काफ़ी इन्वॉल्व हो जाती है. तो बहरहाल तो दिस इज बेसिकली द क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट. कैपिटल बजटिंग का तरीका क्या है कि पहले तो कॉस्ट आप निकालते हैं प्रोजेक्ट की, डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. तो वो कॉस्ट कैसे निकालते हैं कि आप उसकी कॉस्टिंग करते हैं कि भाई इतना इतना उसका आएगा, तो कॉस्ट निकालना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता. सेकंड आता है एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो. ये ज़्यादा मुश्किल होता है कि अगर आपने प्रोजेक्ट लगा लिया तो उस प्रोजेक्ट लगाने की वजह से आपके होता है, इसमें देखना पड़ता है कि प्रोजेक्ट अगर आपने लगाया तो उसकी यूजफुल लाइफ अगर 10 साल की है या जितनी भी साल की है, तो उस साल के अंदर आपके इनफ्लोस कितने आएंगे. अगर आप प्रोजेक्ट नहीं लगाते तो क्या होता और प्रोजेक्ट लगाने से तो क्या है, तो उनका जो डिफरेंस होता है तो उस वो आपके इनफ्लोस कहलाते हैं. इसी तरह वही आउटफ्लोज होता है.
कितने इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज होंगे ये एस्टिमेट किया जाता है इसके अंदर। फिर रिस्कीनेस ऑफ कैश फ्लोज होते हैं कि भाई वो जो कैश फ्लो जो आपने एस्टिमेट किए हैं, जाहिर बात है उसके अंदर सबसे बड़ा इफेक्ट तो डिमांड एनालिसिस होगा, तो वो कितना रिस्की है। तो वो हमने देखा मुख्तलिफ सिनेरियो बिल्डिंग करके यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ एस्टिमेट कि भाई एस्टिमेटेड कैश फ्लोज कितने होंगे। सही है। फोर्थ इज डिटर्मिनिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट कितनी होगी। तो जब आप जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालेंगे बाय डिस्काउंटिंग एट अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपके पास एनपीवी या आईआरआर वगैरह आ जाएगी। और एनपीवी इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों मेजर होते हैं जिससे आप बेंचमार्क के बेस पे आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। और 6 में ये होगा कि एनपीवी का बेंचमार्क ये होता है कि इफ इट्स पॉजिटिव दैट मींस ग्रेटर देन 0 या आईआरआर वैक्स से ज़्यादा है, तो दोनों सूत्रों में जो है प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा वरना रिजेक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली जो कर्स है कैपिटल बजटिंग का वो यही है कि हाउ टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट अ प्रोजेक्ट, और वो किस तरह से होगा वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, प्रोजेक्ट दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। तो इफ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? इफ द कैश फ्लोज ऑफ वन इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? इफ अ कैश फ्लो ऑफ वन इज एडवर्सली इम्पैक्टेड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर। इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने जो है एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल आप एक इंडस्ट्री में एक आप अपनी फैक्ट्री में जो है एक नया यूनिट लगा रहे हैं। अब आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने पेंट का एक बिजनेस शुरू कर दिया। इसके अलावा आपने जो है गाड़ियों का बिजनेस शुरू कर दिया ना। ये दोनों प्रोजेक्ट जो है इंडिपेंडेंट होंगे। तो गाड़ियों का बिजनेस शुरू करने से पेंट के बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सही है। तो दिस आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, जबकि एक का ऊपर कैश फ्लो दूसरे से इफेक्ट ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट लगाया तो जो दूसरा प्रोजेक्ट आपके लिए इनवायबल बन जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपने एक लगाया तो जब दूसरा लगाएंगे तो उसके वजह से पहले प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज अफेक्ट होंगे। इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप जो है ट्रांसपोर्ट करना है आपने, तो आपने एक ऑप्शन आपके पास है थ्रू ट्रक्स आपने हायर किया, आपने ट्रक खरीद लिया, ट्रक से जो है आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने थ्रू ट्रेन ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब नाउ एक प्रोजेक्ट में जिसमें आपने ट्रक खरीदा और एक प्रोजेक्ट जिसमें आपने लेट्स सपोज ट्रेन का कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, तो बोथ आर टू डिफरेंट प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आपने ट्रक से ट्रांसपोर्ट करना है, अगर आपने ट्रक सेलेक्ट कर लिया, तो क्योंकि आपका गुड वहाँ पे चला जाएगा, तो ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिकली इनवायबल हो जाएगा, तो उसकी कैश फ्लोज इम्पैक्ट हो जाएंगी। इसी तरह आपने ट्रेन सेलेक्ट किया तो ट्रक की कैश फ्लोज इम्पैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि किसी एक से आप सेलेक्ट करेंगे, तो क्योंकि किसी एक को जब चूज करेंगे तो दूसरा जो है ना उसमें कैश फ्लोज कम हो जाएंगी, क्योंकि आपका मकसद पूरा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब आपकी कैश फ्लोज जो है वो टाइड हो दूसरे प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। लेकिन सर एक चीज़ है सर, अगर हाँ आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के अंदर एक मोड से निकल के दूसरे मोड पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपना फ़ायदा ही देख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपको ट्रक्स में फ़ायदा हो रहा होगा, इसी वजह से यू आर मूविंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रेन। हाँ। अब इसका सिलेक्शन रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है? अगर आपके पास इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स है तो आप दोनों प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि पहला एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का क्या होगा कि आपका बेंचमार्क से एक्सीड कर रहा है। अगर एनपीवी निकालते हैं तो वो पॉजिटिव है या नहीं है, अगर आईआरआर निकालते हैं तो क्या वो वैक्स से ज़्यादा है या नहीं है। तो अगर वो दोनों ज़्यादा है तो वो दोनों प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा कि आपका फर्स्ट स्टेप पे अगर दोनों ज़्यादा है तो सेकंड स्टेप पे देखना चलेगा इनमें से कौन सा बेहतर है। तो यस। जिसमें ज़्यादा बड़ा एनपीवी होगा या जिसका वैक ज़्यादा बेहतर होगा तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो बेंचमार्क दोनों का बेस लाइन सेम होगा। जो इंडिपेंडेंट होगा तो अगर वो दोनों बेस लाइन से क्रॉस कर लिया तो बोथ विल बी सेलेक्टेड। यू कैन सेलेक्ट एज मच प्रोजेक्ट एज यू वांट। जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर क्या होगा, ओनली दोज प्रोजेक्ट विल बी सेलेक्टेड जिसका ज़्यादा होगा, ओनली वन विल बी सेलेक्टेड। ठीक है ना। ठीक है सर। वन मोर थिंग सर, सर ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि व्हेन एनपीवी तो ग्रेटर देन 0 हो लेकिन आईआरआर जो है वो लेस देन वैक हो, इज देयर अ पॉसिबिलिटी? ये आएगी तो सिचुएशन एक आ सकती है ये। आ वो सकती क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें एक सिचुएशन आती है।
लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा बेंचमार्क एनपीवी होगा, सही है, वो ज्यादा क्रेडिट। तो अच्छा एक चीज और है कि कोई एक कहते हैं कि आपके पास तो लिमिटेड कैपिटल है, तो आप सारे प्रोजेक्ट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे अभी बात की थी कि अगर आपका इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो अगर 4 प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है और चारों का जो एनपीवी एक्सीड कर रहा है, तो आप चारों को सेलेक्ट कर लेंगे। सो व्हाट अबाउट द फंड फाइनेंसिंग? इसका कोई जवाब देगा? सर जिसका हायर एनपीवी होगा उसको हम डेब्ट से फाइनेंसिंग कर देंगे, और जिसका लो एनपीवी होगा उसको हम जो इक्विटी है उससे करेंगे। नहीं, इसका जवाब सिंपल सा ये है कि इसमें फाइनेंसिंग कॉस्ट, क्योंकि इसमें आपका एक तो आपका पैसा तो इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा बेसिकली, इसके अंदर तो फाइनेंसिंग कॉस्ट है। तो अगर फाइनेंसिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो अगर फाइनेंसिंग कॉस्ट आपने सही ली है, यानी कि अगर आपने फाइनेंसिंग कॉस्ट सारे प्रोजेक्ट को निकालने के बाद ली है, तब तो आप जो है 100 प्रोजेक्ट भी लगा सकते हैं, बिकॉज एवरी प्रोजेक्ट एज लॉन्ग एज इट एक्सीड्स द फाइनेंसिंग कॉस्ट इट बिकेम वाइबल, क्योंकि आपका अपना पैसा तो यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आपने फाइनेंसिंग कॉस्ट ऐसी ली है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने वैक ले लिया 10%, वो जो 10% आपने वैक लिया उसके अंदर अजम्पशन ये है कि हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट लगाएंगे, लेकिन अगर 2 प्रोजेक्ट लगाते तो वैक हो सकता है बढ़ के 15% बन जाता। तो अगर तो ये होगा तो यू शुड बी एडजस्टिंग दैट फाइनेंसिंग कॉस्ट, लेकिन एज लॉन्ग एज आपने फाइनेंसिंग कॉस्ट सही ली है तो यू कैन हैव एज मच प्रोजेक्ट एज यू वांट, ठीक है ना? एनी पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट विल ऐड वैल्यू टू द कंपनी, सही है, ठीक है। इसी तरह से प्रोजेक्ट के बाद में कैश फ्लोज आती हैं। कैश फ्लोज जो है वो 2 तरह की होती है, नॉन नॉर्मल कैश फ्लोज और नॉर्मल कैश फ्लोज। नॉर्मल कैश फ्लोज क्या होती हैं? विच स्टार्ट विद अ कॉस्ट एंड इट इज फॉलोड बाय अ पॉजिटिव कैश फ्लोज, यानी कि स्टार्ट में 1 नेगेटिव फॉलोड बाय पॉजिटिव, इसको कहते हैं नॉर्मल कैश फ्लोज। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब अपनी कंपनी लगाते हैं तो उसमें पहले आप कॉस्ट बेयर करते हैं और उसके बाद जो है ना वो कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट समटाइम 1 पीरियड के लिए होती है, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो ग्रोथ स्टेज में होती है कंपनी, 3-4 साल तक जो है ना वो ग्रोथ होती है, तो उसमें भी नेगेटिव भी कैश फ्लोज हो रही होती है, बिकॉज वो कॉस्ट का पार्ट ही होता है। तो आफ्टर 3-4 साल बाद के बाद जब वो पॉजिटिव आना शुरू होगी तो आफ्टरवर्ड्स वो रिकवर होती है, तो उसको भी नॉर्मल कहलाया जाएगा, बिकॉज देयर इज जस्ट 1 चेंज इन साइन। जब आपका चेंज इन साइन 1 होता है तो नॉर्मल कहलाया जाएगा, चाहे वो टाइम 0 पे माइनस हो बाकी जगह प्लस हो, या ये होगा टाइम 1 2 3 पे माइनस हो बाकी सारे टाइम पे प्लस हो, तो वो सारे नॉर्मल कहलाएंगे, सही है। व्हेन देयर इज 1 चेंज इन साइन। नॉन नॉर्मल का मतलब ये होता है कि जब आपका जो है एक से ज्यादा टाइम जो है साइन चेंज हो रहा हो। जैसे एग्जांपल हमने कहा न्यूक्लियर प्लांट है या स्ट्रिप माइन है, तो न्यूक्लियर प्लांट ऐसा अगर आपने लगाया तो जब आपका न्यूक्लियर प्लांट लेट्स सपोज 30 साल का प्रोजेक्ट है, तो 30 साल के बाद आपको एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उस प्लांट को बंद करने के लिए। इसी तरह माइन को क्लोज करने के लिए यू नीड टू हैव अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट एट द एंड। उस केस के अंदर साइन जो है वो एक से ज्यादा दफा चेंज हो रहा होता है, तो ऐसे केस में हम ये कहते हैं नॉन नॉर्मल कैश फ्लोज, ठीक है। तो क्लियर है, जब आपका एक दफा साइन चेंज हो तो उसको नॉर्मल कहा जाएगा, अगर एक से ज्यादा दफा साइन चेंज हो तो नॉन नॉर्मल कहा जाएगा, ठीक है। आगे चले। अब हम क्या करेंगे, हम नाउ विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट मेथड्स, सही है। हमने प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लिया, हमने उसकी कैश फ्लोज को डिस्कस कर लिया। नाउ विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट मेथड्स के हम कितने मेथड से प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजंस को हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये करेंगे, अभी तरीका ये होगा, विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक मेथड लाइक फॉर इंस्टेंस पे बैक पीरियड। उसको देखेंगे वो कैसे निकलता है, फिर ये देखेंगे उसके अंदर प्लस पॉइंट्स क्या हैं, फिर ये देखेंगे उसकी डाउन साइड्स क्या हैं, और फिर ये देखेंगे उसकी डाउन साइड कौन से दूसरे मेथड से जो है बेहतर हो सकती है। तो वी विल बी ट्राई टू इम्प्रूव आवर प्रोजेक्ट डिफरेंट मेथड, और हम ये देखेंगे हर प्रोजेक्ट की डाउन साइड्स क्या हैं, प्लस पॉइंट्स क्या हैं, और वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है, सही है। तो पहला जो मेथड है वो है पे बैक पीरियड, सही है। Payback period क्या है? The number of years required to recover project cost. How long does it take to get your money back? It is calculated by adding project cash flows to its cost until the cumulative cash flow of the project turns positive. सही है। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये देख लें, ये आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं L और S, ठीक है। एल का मतलब लॉन्ग कैश फ्लोज हैं और एक की शॉर्ट कैश फ्लोज हैं। तो इसके अंदर देखें CF जो है 3 साल के प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 है। पहले साल में एल में 10 क्रिएट आ रहा है, सेकंड में 60 आ रहा है, थर्ड में 80 आ रहा है।
एस के अंदर पहले साल में 70 आ रहा है, सेकंड में 50 आ रहा है, थर्ड में 20 आ रहा है, सही। सो हाउ टू कैलकुलेट द पे बैक। अब आप ये देखें कि रिकवर कहाँ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहला साल है, एल का पे बैक निकाल रहे हैं, तो पहले साल में जो है 90 रिकवर हो गया, पहले साल में 10 आया तो यहाँ 90 बच गया, ठीक है। दूसरे साल में 60 आया तो यानी 30 बच गया, तीसरे साल में 80 आया तो यानी कि यहाँ पे रिकवर हो गया। तो दैट मीन्स कि ये एक रफ एस्टिमेट है कि ये 2 या 3 साल के दरमियान पे बैक कर रहा है। तो आपने 2 तो लिख दिया, 2 या 3 निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2 के बाद कितना बच गया 30, और कितना आ रहा है 80, तो 30 डिवाइड बाई 80 यानी कि 375। तो 2.375 ईयर्स के अंदर प्रोजेक्ट एल जो है रिकवर कर रहा है। और प्रोजेक्ट एस कैसे रिकवर कर रहा है? प्रोजेक्ट एस के अंदर 70 आया टाइम 1 में, 30 बच गया, टाइम 2 में 50 आया तो यहाँ पे 20, दैट मीन्स 1 और 2 के बीच में कर रहा है। तो 30 आपके पास टोटल बचा हुआ था, टाइम 2 में 50 आया, 30 डिवाइड बाई 50 इज 0.6, सो 1.6 ईयर्स में रिकवर कर रहा है। तो कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर हुआ इसके अंदर, इन दोनों में? 1.6 जी, 1.6 वाला सर प्रोजेक्ट एस। तो प्रोजेक्ट एस जो है वो बेहतर हो गया, सही है। तो एक ये पे बैक है। अच्छा, पे बैक का प्लस और माइनस क्या है? प्लस पॉइंट तो ये है कि पे बैक जो है वो आपको ये ब्रेक इवन बता देता है कि कितने साल में आप अपनी कॉस्ट कवर कर लेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। इसके अंदर कोई डाउन साइड्स हैं इस एनालिसिस के अंदर? जी, इससे आई थिंक सो कि फ्यूचर फोरकास्टिंग है तो मे बी सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगी इसमें। चलिए वो तो कैश फ्लो के अंदर प्रॉब्लम है ना, मैं कह रहा हूँ उस मेथड के अंदर कोई प्रॉब्लम है। कैश फ्लोज में तो फोरकास्टिंग होगी, सब्जेक्टिविटी होगी, वो तो बात सही है। वो तो हर एक मेथड के अंदर जब आप कैश फ्लोज फोरकास्ट करेंगे तो यू हैव अ सब्जेक्टिविटी। मेथडोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है? सर इसमें क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स को कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि ये अलग अलग अगर प्रोजेक्ट्स है तो ना। दोनों इंडिपेंडेंट हैं, हाँ, तो अगर अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो हो सकता है दोनों सेलेक्ट करेंगे, दोनों बेंचमार्क से क्रॉस कर रहे हैं। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आप जो है एस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका पे बैक कम है एज कम्पेयर टू एल, सही है। तो दोनों सूरतों में इनकॉर्पोरेट हो सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें क्या इशू आ सकता है, डाउन साइड क्या है इस खास पे बैक की? एक तो नंबर 1 सबसे बड़ी डाउन साइड ये है कि इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। यानी टाइम 1 पे जो 70 आ रहा है उसकी वैल्यू 70 है, जबकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू शुड बी लेस देन 70। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, इसको जो है डायरेक्टली जो है ना इस पर कर दिया। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट 0 होते तब तो ये बात सही थी, लेकिन पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट के अंदर ये एनालिसिस सही नहीं है। क्लियर है ये बात? तो इसको इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो है इसको डिस्काउंटेड पे बैक में कन्वर्ट कर दिया। अब डिस्काउंटेड पे बैक में हमने क्या किया कि हमने टाइम वैल्यू मनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया। दैट मीन्स हमने कहा कि भाई जो डिस्काउंट रेट है वो 10% है। तो जो 10 आ रहा था प्रोजेक्ट एल की वो आ रही है, वो हो गई 9.09, 60 का प्रेजेंट वैल्यू हो गई है, 2% डिस्काउंट होगा तो 49.59, 80 की वैल्यू हो गई 60.11। नाउ योर कैश फ्लोज चेंजेस। अब आप इसकी वो निकाल लें, यानी कि अब जो है इसका जो पहले जो आ रहा था वो आ रहा था 2.375 ईयर्स, अब जो ये बन जाएगा 2.7 ईयर्स, तो थोड़ा सा बढ़ गया। अब इसमें टाइम वैल्यू मनी इंकॉर्पोरेट हो गई, सही। इसी तरह से आप ज़रा वो कर लें, एस की भी ज़रा कर लें। ये तो एल का आपने कर लिया, एस की भी ज़रा कर लिया, मुझे बताएं क्या क्या वैल्यू आ रही है। एस की तो 2.7 ईयर्स आ गई थी। एस की कितनी आ रही है? ये 1.6 से बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा ज़रा कैलकुलेट करें। जी, जी, कितना आ रहा है?
70 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 63.6। 63.6। अच्छा 50 की? ये 1 पीरियड हुआ, ये 2 पीरियड होगा। $41.3। 41.3 सही है। अच्छा और 20 की? ये 3 पीरियड डिस्काउंट करेंगे 10% पे। 15.02। 15.02 सही है। तो अब आप इसको जो है बताएं कितने साल में ये हो रहा है रिकवर? 1 पॉइंट समथिंग में ही हो रहा होगा, लेकिन 1.8 होगा मे बी। जी कितना हो रहा है? जी कितना आ रहा है? जी अमार। जी सर, बस 1 मिनट। जी कितना आ रहा है? जी अमार क्या हुआ? सर इसमें मैं ये बस देख रहा हूँ कि आगे क्या आएगा इसमें, 1+ के आगे ना, बस उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, माइनस कर रहा हूँ। अच्छा जैसे इसका इसका 60 आ रहा है तो दैट मीन्स ये कितना आ रहा है 1 का? सर 1 का आ रहा है 63.6, तो 100 माइनस 60, तो 36.4। 100 में से जो है 63.6 माइनस कर दें तो यहाँ 40 तो समथिंग बच जाएगा ना? 36.4 तकरीबन सर। 36.4 तो 36.4 और 2 में कितना आ रहा है? 2 में 41.32 सर। हाँ तो 36.4 डिवाइड बाय 41.327 कितना होता है? 1.88 सर। 0.88 तो 1.88 ईयर्स हो जाएगा ये सिंपल। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सही। तो 1.88 ईयर्स, तो अगर हमने एल का यहाँ निकाला था 2.7 ईयर्स, 2.3 से 2.7 हो गया था, या 1.6 से 1.88 ईयर्स हो गया। ठीक है, अब ये बताएं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या ये हमने एक प्रॉब्लम आई थी वो कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने की, वो हमने कर दिया। अब इसमें मजीद कोई प्रॉब्लम आती है इस मेथड के अंदर? जी कोई और प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि
It ignores the cash flows that is occurring after the payback period. यानी कि 2.375 यानी 2 इसका 2.375 आ रहा है और इसका 1.6 आ रहा है, सही है। सो हमने एस को सेलेक्ट किया था क्योंकि ये 1.6 ईयर में रिकवर हो रहा था। 1.6 के बाद जो है इसकी जो कैश फ्लोज आ रही है वो 50 और 20 आ रही है। तो जो हमने जो है ये 20 को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। सिमिलरली प्रोजेक्ट एल के अंदर जो है वो 80 की कैश फ्लोज आ रही है, इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो अगर आपकी बड़ी कैश फ्लोज उस पे बैक पीरियड के बाद में आ रही हैं तो वो हमने पे बैक पीरियड में इनकॉर्पोरेट नहीं किया, जिसकी वजह से वो जो है आपका बेसिकली आपने एनालिसिस वहाँ स्टॉप कर दिया जहाँ ब्रेक इवन हो रहा है। तो समटाइम लॉन्ग प्रोजेक्ट के अंदर कैश फ्लोज ज़्यादा लंबे अरसे तक आती है, तो हो सकता है टोटल प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, लेकिन क्योंकि ब्रेक इवन देर में हो रहा है इसलिए आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया। तो अगर बेसिस आपका ब्रेक इवन है तो वो बेसिस सही नहीं है, बिकॉज प्रोजेक्ट के अंदर समटाइम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा कैश फ्लोज आती है, लॉन्ग टर्म के अंदर उसका ब्रेक इवन लॉन्ग टर्म में होता है। क्लियर है। तो एक इशू ये हो सकता है कि द कैश फ्लोज दैट इज आफ्टर द पे बैक, यानी जहाँ पे बैक पीरियड आपने खत्म हुआ है उसके बाद की कैश फ्लोज को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया, एनपीवी निकाल ली, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इट इज सम ऑफ ऑल द कैश फ्लोज। इसके अंदर हमने जो है डिस्काउंटेड पे बैक में तो हमने सिर्फ ये कैश फ्लोज निकाले थे, यहाँ पे आपने खत्म कर दिया था। आप सारे कैश फ्लोज निकाल लें, यानी कि एनपीवी क्या होगी कि -91 -41 नहीं सॉरी ये 9 49 60 इन सबको ऐड करने के बाद 100 से माइनस कर दें, दैट वुड बी द एनपीवी, सही है। तो कैश फ्लो जीरो दैट इज कॉस्ट, और ये डिस्काउंट करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज, ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी पीवी, और नेट का मतलब ये होगा कि नेट ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट में से माइनस कर देंगे तो एनपीवी आ जाएगी। क्लियर है बात जी? जी सर क्लियर है। तो आपने वही किया, 9 ऐड कर दिया, 49 ऐड कर दिया, 60 ऐड कर दिया, 100 माइनस कर दिया, तो इसकी एनपीवी आ जाएगी 80.79। प्रोजेक्ट एस की एनपीवी आ गई 19.98। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो सेलेक्ट कौन कौन सा करेंगे आप? सर दोनों को कर लेंगे, फिर दोनों को करेंगे। कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की एनपीवी ज़्यादा है, दोनों की एनपीवी पॉजिटिव है, तो एनी पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट वुड बी सेलेक्टेड, सही है। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे? सर प्रोजेक्ट एस सर। प्रोजेक्ट एस सेलेक्ट करें, ठीक है ना। तो अब तक जो है हमारा प्रोजेक्ट ऐसे सेलेक्ट होता आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब आप इसका मतलब ये है कि आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द कॉस्ट जो है, यानी कि फाइनेंसिंग कॉस्ट जो भी आपने बोरोइंग की कॉस्ट निकाली है, उसके बावजूद जो है आपकी पॉजिटिव एनपीवी आ रही है, दैट मीन्स कि ये प्रोजेक्ट वैल्यू ऐड करेगा। अगर ये 18.79 मिलियन के अंदर है तो एग्जैक्टली 18.79 मिलियन विल बी द एडेड वैल्यू ऑफ दैट प्रोजेक्ट, अगर ये प्रोजेक्ट को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर, अगर आप इसको लगाएंगे। इफ अगर प्रोजेक्ट एल को लगाने का डिसीजन कर लेंगे, जिस टाइम पे आपने डिसीजन किया उस टाइम पे आपकी कंपनी की वैल्यू विल इंक्रीज बाय 18.79 मिलियन डॉलर्स, अगर मिलियन में, सही है। क्लियर है? यस सर। याद है हमने पहले ग्रोथ अकाउंटिंग में बात की थी कि ग्रोथ एसेट्स को एनपीवी पे लेना चाहिए, तो वो एक्चुअली वो यही है, सही है। इफ यू कैलकुलेट द एनपीवी, अगर आपने डिसाइड किया टू गेट दिस प्रोजेक्ट, तो योर वैल्यू शुड बी इंक्रीजिंग बाय 18.79 मिलियन। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल? कोई? नहीं सर क्लियर है। ये वो कैलकुलेटर के थ्रू है, कैश फ्लो रजिस्टर के अंदर आपने ये वैल्यूज डाल दी हैं, फिर आई आपने 10 करके एनपीवी का बटन दबाएंगे, यू विल गेट 18.78। तो अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो एवरी प्रोजेक्ट विच इज ग्रेटर देन 0 विल बी सिलेक्टेड। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो जिसका एनपीवी ज़्यादा होगा, यानी कि एस का एल से ज़्यादा है, तो एस विल बी सेलेक्टेड। अब एनपीवी के अंदर मसला क्या आ रहा है? एक चीज़, एक मसला इसमें एक ये आ सकता है, एनपीवी के अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कोई बताएगा? एनी क्वेश्चन, एनी आइडिया? जी, एनीबॉडी?
एनी गेस? चले मैं बता देता हूँ। एनपीवी के अंदर जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये कि एनपीवी इज सेंसिटिव टू द कैपिटल आउटले। तो इनिशियल कैपिटल आउटले होती है उस पर सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल, ये था आपका प्रोजेक्ट एल की एनपीवी आ रही थी 18.79, प्रोजेक्ट एस की एनपीवी आ रही थी 19.98, ठीक है। तो आपने एस सेलेक्ट किया। लेट सपोज प्रोजेक्ट एल जो है वो 1000, यानी कि आप उसमें एक जीरो ऐड कर दें, यानी 100 में से भी एक जीरो ऐड कर दें और यहाँ पे भी जीरो ऐड कर दें, तो यानी कि यू विल हैव 1000 आउटले, 100, 600 एंड 800। इस सूरत में जो एनपीवी निकलेगी तो क्या निकलेगी? 180। जी क्या निकलेगी एनपीवी अगर हम फॉर एग्जांपल हर कैश फ्लो में 00 ऐड कर दें, तो व्हाट वुड बी द एनपीवी? क्या होनी चाहिए? हाँ जीएमआर क्या होनी चाहिए? सर बस कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक मिनट। अरे छोड़े, कैलकुलेट की जरूरत नहीं है भाई, एक पॉइंट यहाँ मूव कर दें, ये होनी चाहिए एनपीवी, सिंपल। जब सब जगह एक जीरो ऐड कर दिया तो एनपीवी में भी एक जीरो ऐड कर दें, राइट सर। ठीक है ना। अगर आपने सब में आउटफ्लो इनफ्लो में ऐड कर दिया तो एनपीवी वुड बी 187.9। अब 187.9 में कौन सा आप सेलेक्ट करेंगे, एस या एल? डेफिनेटली एल सर। हैं? एल सर एस ही सेलेक्ट करेंगे। क्यों? नहीं अगर उसमें ऐड नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है सर, पे एंड पे वो एल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है सर, एल सेलेक्ट करेंगे। नहीं, अब आप मुझे बताएं डिसीजन क्या होगा अगर है तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? एल को सेलेक्ट करेंगे ना? जी सर, एल को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एनपीवी एल में ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनपीवी जो है, आपने कुछ नहीं किया, एल और एल बिल्कुल बराबर है, हमने सिर्फ एक जीरो ऐड कर दिया था कैश फ्लो, इनफ्लोज और आउटफ्लो में। तो बड़ा हमेशा एनपीवी जो है वो बड़े की तरफ फेवर करती है। अब एल अगर आपने 10 गुना बड़ा कर दिया तो उसकी एनपीवी भी 10 गुना बड़ी हो जाएगी, तो वो ऑलवेज भी सिलेक्टेड एल बिकॉज उसकी एनपीवी ज्यादा है। इंडिपेंडेंट में तो मसला नहीं है क्योंकि वो दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर क्या है कि स्मॉलर प्रोजेक्ट विल हैव अ लेसर एनपीवी एंड लार्जर प्रोजेक्ट विल हैव अ मोर एंड बिगर एनपीवी। तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट में एस ज़्यादा एफिशिएंट हो, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा है एल, तो यू विल बी सेलेक्टिंग एल। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये बात समझ में आई एनपीवी के मेथड में? जी सर, बिल्कुल। यस सर। और इसको ओवरकम करने के लिए एक तरीका तो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल लें, यानी कि आप जो है एनपीवी को, यानी वो आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज को डिवाइड करते हैं। एनपीवी में तो माइनस करते हैं, कॉस्ट में से आप माइनस नहीं करें, डिवाइड करते हैं, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिवाइड बाय द आउटफ्लो। तो ये जो है अब आपके परसेंटेज फॉर्म में आएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो परसेंटेज फॉर्म में आएगा मे बी 10%, 15%। नाउ दैट कैन बी कंपेयर्ड, क्योंकि अब जो है वो जो बेंचमार्क है वो कॉस्ट है, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। सही है ना? क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब दूसरा एक मेथड है वो IRR है। IRR इज वाइडली यूज्ड मेथड। आपको इंडस्ट्री के अंदर लीजिंग वगैरह में, कंज्यूमर फाइनेंसिंग वगैरह में बहुत सी जगहों पे आपको IRR जो है वो वाइडली यूज्ड मेथड आपको नजर आएगा होता हो। सही है? तो IRR क्या होता है? IRR इज बेसिकली the discount rate that forces present value of inflows equals to the cost। यानी कि ये वो रेट है कि जिससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इक्वल्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो विच इज कॉस्ट। यानी कि दूसरे लफ्जों में ये वो डिस्काउंट रेट है जहां एनपीवी जीरो हो जाए। सही है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये 18.79 आ रहा था, 10% पे आ रहा था। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे ना तो इसकी एनपीवी कम होती रहेगी, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू जो है ऑफ कैश फ्लोज कम होती रहेंगी। जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कम होती रहेंगी, क्योंकि टाइम जीरो की कैश फ्लोज चेंज नहीं होगी, लेकिन 1, 2 और 3 की कैश फ्लोज चेंज होगी, तो क्योंकि टाइम जीरो कैश फ्लो नेगेटिव है तो इसकी एनपीवी कम होती रहेगी। ठीक है?
सो एक ऐसा डिस्काउंट रेट जब बढ़ाएंगे तो एक ऐसा डिस्काउंट रेट पहुंचेगा जहां पे ये एनपीवी जीरो हो जाए। वो जीरो उस पॉइंट पे होगी जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इनफ्लोज इज इक्वल्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। वो डिस्काउंट रेट जहां एनपीवी जीरो हो जाए उस डिस्काउंट रेट को कहते हैं आईआरआर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आई बात? जी सर, आगे समझ में। ये चीज समझ में आई? सो ये इसको हम अच्छा इसका वो क्या है, एक्सेप्ट और रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है, वो हम आईआरआर को वैक से कंपेयर करेंगे। वैक इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपका जो रिटर्न होगा दैट इज मोर देन वैक तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, अगर लेस देन वैक होगा तो रिजेक्ट कर लेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट्स आईआरआर इज सिमिलर टू द बॉन्ड एंड वाईटीएम। थिंक ऑफ अ बॉन्ड एज अ प्रोजेक्ट। द वाईटीएम ऑफ द बॉन्ड वुड बी द आईआरआर ऑफ द बॉन्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, सपोज a 10-year bond with 9% annual coupon sells for 1134, तो YTM जो आएगा 7.08 आएगा। सही है, ये याद है मैंने आपको पिछले उसमें कहा था ना, जब हम बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे, ना वो कि आप जो है वैल्यू ऑफ डेट से लेंगे, वो सर पिछला केस था शायद, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट बुक वैल्यू ले लें डेट की, और अगर डेट की बुक वैल्यू नहीं है तो मैंने ये कहा था कि आप उसको पीएमटी को वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट को जब के प्राइस ऑफ डेट निकाल लें, यानी वैल्यू ऑफ टोटल डेट निकाल लें, तो उससे भी आ सकता है। जैसे अगर आपको वैल्यू ऑफ डेट और वो पता है तो यू कैन कैलकुलेट वाईटीएम, जिससे आपको रिटर्न मालूम हो जाएगा। तो रिटर्न इज बेसिकली आईआरआर। आईआरआर क्या होता है? आईआरआर इज प्योर प्रॉफिट। आईआरआर और एनपीवी में क्या फर्क है? आईआरआर और एनपीवी और वाई, दूसरा सवाल ये है कि वाई आईआरआर इज वाइडली यूज्ड डिस्पाइट कि हम एनपीवी हमारे पास बड़ा रोबस्ट मेथड है। अगर एनपीवी के अंदर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बायसनेस है तो वो जो है कवर हो जाती है पीआई के अंदर। पीआई भी इज एक्सटेंशन ऑफ एनपीवी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। लेकिन आईआरआर जो है वो उसकी वजह क्या है एकदम पॉपुलर होने की? एक वजह तो ये है कि आईआरआर इज प्योर प्रॉफिट, एनपीवी इज कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न। यानी पीआई जो आपका आता है ये प्रॉफिट आता है कॉस्ट एडजस्टेड, यानी कि आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है। आईआरआर इज प्योर प्रॉफिट। तो आप ये निकाल सकते हैं अगर आप फाइनेंसिंग कॉस्ट, अच्छा डिसीजन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने वैक को इनकॉर्पोरेट कर दिया बेंचमार्क, तो वैक से जो एक्सीड कर रहा है, यानी कि वैक अगर 10% है आपका, आईआरआर 15% आ रहा है, तो यू विल बी सेलेक्टिंग दैट आईआरआर, तो वो फाइनेंसिंग कॉस्ट को माइनस कर दी, तो डिसीजन में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 15% प्योर प्रॉफिट दे रहा है विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग फाइनेंस, जबकि पीआई के अंदर आपने फाइनेंसिंग कॉस्ट इनकॉर्पोरेट करने के बाद आया। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने शुरू के चैप्टर में करा था ना कि हमने ईबीआईटी डीए से लिया था, हमने कहा था एक प्योर प्रॉफिट है और एक आरओईवी प्रॉफिट है। तो प्योर प्रॉफिट अगर हम परफॉर्मेंस वाइज देखें तो उसके लिए हम उसके पता चलेंगे। तो इस वजह से आईआरआर इज अ काइंड ऑफ प्योर प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बेस्ड सही। तो आईआरआर शुड बी ग्रेटर देन वैक। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? एनी क्वेश्चन सो फार? कोई सवाल? अच्छा, एनपीवी प्रोफाइल। एनपीवी प्रोफाइल क्या होती है? अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एनपीवीज एट वेरियस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे आप डिस्काउंट फैक्टर यानी वैक बढ़ाते रहेंगे आपका एनपीवी कम होता रहेगा। तो अगर आपका जीरो वैक है, ये एल और एस प्रोजेक्ट है, जीरो वैक है तो आपका एनपीवी 50 होगा, एक का 40 होगा। इसमें कौन सा सेलेक्ट करेंगे अगर जीरो वैक है तो? सर एनपीवी एल। एल को 5% पे किसको सेलेक्ट करेंगे? एल को सर। एल को 10% पे? एस को। एस को 15 पे? एस को सर। और 20 पे? एस को। तो दैट मीन्स के 5% से ऊपर जो है वो आप एस सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 10 to 5% के बीच में कोई रेट है, उससे
ऊपर वाला एस सेलेक्ट हो रहा है और उससे पीछे वाला एल सेलेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि एक ही एनपीवी मुख्तलिफ डिस्काउंट फैक्टर पे, मुख्तलिफ वैक पे डिफरेंट एक्सेप्शन एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्राइटेरिया जाता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, IRR इज नॉट सेंसिटिव टू डिस्काउंट रेट, ठीक है ना, जो भी वैक होता है IRR सेम रहता है, लेकिन एनपीवी इज सेंसिटिव टू डिस्काउंट रेट। तो फॉर एग्जांपल अगर IRR हमने निकाला था, इससे पहले निकाला था IRR, तो IRR इसमें निकाला है हमने, नहीं निकाला, प्रोफाइल को देख लें। IRR जो है वो L का आ रहा है 18.1, ठीक है, S का IRR आ रहा है 23.6। अच्छा, IRR निकालेंगे कैसे, एक चीज समझ लें। IRR निकालने का तरीका ये है कि एक तरीका तो ये है कि आप जो है IRR का ऑप्शन होता है FC के अंदर, आपने जो है वो डाला, वैल्यूज डाली कैश फ्लोज के अंदर और IRR कैलकुलेट कर दिया, तो वो क्या करेगा, ट्रायल एरर करता है, वो ये करेगा एनपीवी निकालेगा, फिर वैक को बढ़ाएगा, डिस्काउंट रेट को बढ़ाएगा। तो जब तक के वो एनपीवी जीरो ना हो जाएगी, वो अपना ऑपरेशन रोक देगा और वो बता देगा कि ये आपका डिस्काउंट रेट है, तो दिस इज IRR। तो एक का जो L का IRR आ रहा है 18 और S का IRR आ रहा है 23, तो इसमें किसको सेलेक्ट करेंगे, S या L, अगर IRR बेस्ड डिसीजन होता है जी। किसको करेंगे सर एस को सेलेक्ट करेंगे फिर तो। एक का 23 आ रहा है, एक का 18 आ रहा है, हाँ S को। सर अगर ऑनली IRR हाँ से तो एस तो सेलेक्ट कर लेंगे। S करेंगे, सही से बताए ना जी सर एस को करेंगे। जी। हमारा जी सर अगर खाली IRR बेस है तो एस को करेंगे। लॉजिकली यही। हाँ, अब यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे आपने इन दोनों में L को, दो में S को सेलेक्ट किया था, तो अगर डिस्काउंट रेट 20 होता तो एनपीवी रेट अगर 0 और 5 होता है तो एनपीवी जो है वो L के बारे में जा रहा होता और IRR S के बारे में जा रहा होता। तो यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि IRR जो है वो बताता है कि हम S को सेलेक्ट करें, जबकि एनपीवी बताता है L को सेलेक्ट करें। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब हमें ये बताएं कि अंदर हम किसको सेलेक्ट, S या L को, एनपीवी को सेलेक्ट करें, एनपीवी वाले डिसीजन को लेंगे IRR को, और क्यों? सर एनपीवी वाले डिसीजन को लेंगे सर। एनी आइडिया, एनी गेस? सर एनपीवी वाले को लेंगे सर। यानी कि हम जो एनपीवी यानी कि 0 और 5 में हम L को सेलेक्ट करेंगे ताकि IRR जो है वो S का, ये कह रहे हैं आप? जी सर बिल्कुल जी हमारा। जी सर एनपीवी वाले को लेंगे सर। तो इसकी वजह क्या है, तो क्यों लेंगे एनपीवी वाले को? सर क्योंकि IRR आपका सेंसिटिव नहीं है ना डिस्काउंट रेट से, सबके एनपीवी तो है आपका। ओके, बात सही है, एनपीवी लेंगे, और इसकी वजह क्या है, वो ये है कि एनपीवी के अंदर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो डिस्काउंट रेट है, जो वैक है विच इज रियल। IRR के अंदर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो उसका अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, तो जो रियल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो एनपीवी की है, इस वजह से ज़्यादा बेहतर मेथड एनपीवी है, इसलिए हम एनपीवी को लेंगे। सो ये ग्राफिकली बता रहा है कि अगर आपका ये क्रॉसओवर रेट अबाउट 7.8% है, अगर 8.7%, तो अगर आपका रेट 8.7 से ज़्यादा होगा तो देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट, S will be selected by NPV as well as IRR। लेकिन अगर आपका डिस्काउंट रेट जो है वो 8.7 से कम होगा तो यहाँ देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पे जो है S कम है NPV के हिसाब से, लेकिन IRR जो है वो S का ज़्यादा है, लेकिन NPV के हिसाब से S कम है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो जो क्रॉस ओवर रेट है इससे पहले के रेट्स में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो इस केस के अंदर जो है विल बी सिलेक्टिंग NPV। क्लियर है? और इसकी रीज़न क्या है, वो री इन्वेस्टमेंट रेट एजम्पशन है कि आपका जो री इन्वेस्टमेंट जो आपकी जो है वो हम डिस्काउंट रेट पे कर रहे हैं, एनपीवी पे जो वैक पे कर रहे हैं, विच इज़ मोर रियलिस्टिक, विच इज़ एक्चुअल कॉस्ट, जबकि जो IRR के अंदर री इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ इसकी उसकी अपने रेट पे कर रहे हैं। सो इस वजह से जो है ज़्यादा बेहतर कॉस्ट जो है वो डिस्काउंट रेट की होती है, यानी वैक की होती है, तो इस वजह से एनपीवी इज़ अ बेटर मेजर। ठीक है, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? नहीं सर क्लियर है अभी तक। अच्छा, ये क्रॉस ओवर रेट निकालेंगे कैसे?
क्रॉस ओवर रेट निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप ग्राफिकली इसको प्लॉट कर लें, जहां दोनों लाइनें मैच कर रही हो वो क्रॉस ओवर रेट होगा। एक तरीका ये है कि आप एक सीरीज बना लें L माइनस एस की, जैसे आपने L लिखा है ना, लॉन्ग माइनस शॉर्ट, तो जैसे आपने शुरू में सीरीज बनाई थी ना S और L, आपने इन दोनों को जो है ना L माइनस एस कर दें तो एक सीरीज बन जाएंगी, यानी 10 माइनस 70, 60 माइनस 50, इस तरह से सीरीज बन जाएगी। उस सीरीज का IRR निकाल लें, यानी कि जब वो सीरीज का एनपीवी जीरो हो जाएगा तो दैट मीन्स कि वो सीरीज का दोनों का एनपीवी बराबर हो जाएगा, यानी जहां पे दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा दैट मीन्स दोनों के एनपीवी बराबर हो जाएगा। तो ये जो क्रॉस ओवर पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों का एनपीवी बराबर है, सही है। तो एनपीवी बराबर होने का मतलब ये है कि उसका डिफरेंस जीरो हो जाना है। तो दोनों सीरीज की अगर आपने डिफरेंस निकाल के उसका IRR निकालेंगे तो दैट विल, जो IRR आएगा दैट विल बी द क्रॉस ओवर रेट। क्लियर है, ये बात समझ में आई? जी क्लियर है। ये वही क्रॉस ओवर पॉइंट निकालने का तरीका बताया। रीजन वाई एनपीवी प्रोफाइल क्रॉस, स्केल डिफरेंस एंड टाइमिंग डिफरेंस। स्केल डिफरेंस का मतलब है स्मॉलर प्रोजेक्ट फ्रीड अप, यानी कि स्मॉलर प्रोजेक्ट फ्री अप फंड एट टाइम जीरो फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि पहला प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना वो कैश फ्लो ज़्यादा फ्री हो जाती है। टाइमिंग डिफरेंस बीन प्रोजेक्ट विद फास्टर पे बैक प्रोवाइड मोर कैश फ्लो इन अर्ली ईयर। देखिए ना, ये क्रॉस ओवर जो रेट आ रहा है इसकी वजह क्या है कि दोनों का स्लोप इक्वल नहीं है, यानी कि जो प्रोजेक्ट एस है उसका स्लोप स्टीपर है और प्रोजेक्ट एल का स्लोप फ्लैटर है। तो जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ही फ्लैटर उसका स्लोप होगा, यानी कि जितना बड़ा मीन जितना लॉन्ग टर्म होगा टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो। अगर एल लॉन्ग टर्म होगा तो उसका स्लोप जो है वो फ्लैटर होगा। वाई, इसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है उतनी ही कम होती रहेगी जैसे जैसे आपका डिस्काउंट रेट बढ़ेगा, यानी बिकॉज एल के अंदर जो कैश फ्लोज आ रही हैं वो लॉन्गर टर्म पे आ रही हैं, तो दैट मीन्स कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा सेंसिटिव है डिस्काउंट रेट से एज कम्पेयर टू शॉर्ट एस, जिसकी वजह से एल का स्लोप जो है वो फ्लैटर हो जाएगा। उस फ्लैटनेस की वजह से देयर विल बी अ क्रॉसओवर रेट और देयर विल बी अ डिफरेंस। तो इसके अंदर एनपीवी इज सेंसिटिव टू द टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो एज वेल, ठीक है ना। स्केल तो मैंने पहले बात कर ली थी और टाइमिंग तो भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वाई वी सेलेक्ट एनपीवी, एनपीवी अज्यूम्स दैट कैश फ्लोज आर रीइन्वेस्टेड एट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आईआरआर अज्यूम्स के रीइन्वेस्टेड एट आईआरआर बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर रियलिस्टिक, सो एनपीवी इज बेटर मेथड, ठीक है। तो परहैप्स one can use a method in which you can incorporate capital reinvestment rate in IRR as well। तो वो मेथड अभी डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तरीका ये कि यू स्टिक टू एनपीवी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? क्या वो कौन सा मेथड है जिसके अंदर ये आईआरआर का ये जो इन्वेस्टमेंट रेट, री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन है, इसको हम रियलिस्टिक बना दें? वो एक तरीका है, वो है MIRR। MIRR मींस मॉडिफाइड IRR। मॉडिफाइड IRR में क्या करेंगे हम, जो कैश फ्लोज हैं उसको मॉडिफाई कर देंगे, उसके अंदर जो है हम उसको मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। हमने क्या किया, ये कैश फ्लोज हैं, ठीक है, ये आउटफ्लो है, ये 3 इनफ्लोज हैं। हमने क्या किया, MIRR के अंदर हमने पोल्स बना दिए। एक तरीका तो ये कि टाइम जीरो पे जो है एक पोल बना दिया और 1 से लेकर 3 तक जितनी भी कैश फ्लोज आ रही हैं आपने वो 2 पोल्स बना दिए। दूसरा तो एक पोल हो गया -100 का, एक पोल हो गया 158 का, ठीक है। अब क्या किया कि इन दोनों का जो है ना इसका IRR निकाल लिया, सही है। यानी कि आपके पास फिर 2 कैश फ्लोज होंगे, टाइम जीरो पे एक कैश फ्लोज है और टाइम 3 पे एक कैश फ्लो है। टाइम जीरो और टाइम 3 के कैश फ्लोज का IRR निकाल लिया, यू विल गेट द MIRR। अच्छा, इसका जो IRR है वो सिंपल कैसे निकालेंगे? सिंपल आप जो है ना, जैसे ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला है, यानी PV is equals to FP upon 1 minus I। तो if you can solve for I because now there are only 2 cash flows, so you can solve for I। तो सिंपल आप प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से you can calculate MIRR। so IRR निकालना तो FC का काम है, लेकिन MIRR you can easily calculate, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आपने पोल्स बना दिए, एक पोल पे आपने सारी कैश फ्लोज 1 से 3 तक लेगा, एक पोल पे आपने 0 रख दिया।
और इन दोनों को जो है ना टाइम जीरो को प्रेजेंट वैल्यू सपोज कर लिया, इसको फ्यूचर वैल्यू सपोज कर लिया, एंड फ्यूचर वैल्यू डिवाइड 1 प्लस आई रेज टू पावर 3 कर दिया एंड सॉल्व फॉर आई। तो जब आई आपको मिल जाएगा दैट वुड बी द MIRR 16.5। क्लियर है ये? कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस? समझ में क्लियर है आई सर। बात? ओके। अच्छा, इसमें दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो वो लोग ये कहते हैं जितनी भी कॉस्ट है उनको टाइम जीरो पे ले जाएं, और जितना भी प्लस है यानी कि जितना भी इनफ्लोज है उसको टाइम एंड पे ले जाएं। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि आप टाइम जीरो की जो टाइम जीरो की चीज़ को जीरो पे रखें और जितने भी इनफ्लोज और आउटफ्लोज है उसको टाइम एंड पे ले जाएं। इन दोनों से माइनर फर्क आता है। ज़्यादा जो आपका एक्सेल जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो ये करता है कि वो तमाम कैश फ्लोज को 1 2 3 वाले को टाइम एंड पे ले जाता है और इसको जीरो पे रहने देता है। जबकि कुछ और जगहों पे होता है कि सारी आउटफ्लोज एक साइड पर, इनफ्लोज एक साइड पर। तो थियोरेटिकली ज़्यादा बेहतर मेथड मेरे पास वो है कि जिसमें आउटफ्लोज को एक जगह रख लें, इनफ्लोज को एक जगह रख लें। नॉर्मल कैश फ्लोज में तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल कैश फ्लो में इनफ्लोज सारी एक जगह होती हैं, आउटफ्लोज और इनफ्लोज, लेकिन समटाइम्स वो फर्क पड़ता है। तो और वो MIR में माइनर से फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। समटाइम्स ऐसा होगा कि अगर आपके पास 1 और 2 ईयर्स पे इनफ्लो आ रही हैं, आउटफ्लो हैं, उसको भी टाइम जीरो पे ले जाएं और बाकी सारे को टाइम एंड पे ले जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर मेथड है, मोर लॉजिकली एंड थ्योरेटिकली मोर अ बेटर मेथड। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? एनी क्वेश्चन? Why use MIRR versus IRR? MIRR correctly assumes reinvestment at opportunity cost, यानी WACC. MIRR also provide problems. तो इसमें जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी IRR और MIRR में कि IRR वो NPV और IRR would lead to different decisions, और इसकी वजह क्या थी? वो वजह स्टीपनेस थी, यानी कि NPV सेंसिटिव टू द डिस्काउंट रेट, IRR इज नॉट सेंसिटिव, तो इसकी वजह से डिसीजन आ रहा था। MIRR में ये प्रॉब्लम खत्म हो गई बिकॉज MIRR इज ऑल्सो सेंसिटिव टू डिस्काउंट रेट। तो अगर आपका डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो आपका MIRR भी चेंज होगा और NPV भी चेंज होगा, तो ऐसा डिसीजन आ नहीं सकता है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि MIRR इज इनहेरेंटली बेटर मेथड बिकॉज इसके अंदर जो री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, विच इज बैक, विच इज as real as NPV. And MIRR is more robust, और इसका जो robustness है वो NPV के ही इक्वल है। तो managers like rate of return comparison, तो MIRR is better method for comparison than IRR. Clear है? Any questions? कोई सवाल? अभी तक कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ में नहीं आई हो? जी नवीद। जी नवीद हैं आप? जी सर। सर मेरा नेट आज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मुझे थोड़ी सी आवाज़ का मसला है। अच्छा अच्छा, चलें चलें, ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ये देखें, एक ये प्रोजेक्ट है, सही है। प्रोजेक्ट हैज, ये प्रोजेक्ट को जरा देख लें। एक प्रोजेक्ट है, ये नॉन नॉर्मल है, नॉर्मल है? सर नॉन नॉन नॉर्मल नॉर्मल है। है सर। नॉन नॉन दो दफा अच्छा, एक मिनट जरा होल्ड करिए।
सो सॉरी। तो ये कैश फ्लोज हैं। अच्छा, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग आप कुछ कह रहे? शैल वी कंटिन्यू? कोई सवाल? नहीं सर, आपने सवाल किया था कि नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है, तो वी सेड नॉन नॉर्मल। हाँ, तो ये नॉन नॉर्मल कैश फ्लोज है, बिकॉज यहाँ पे देयर इज एन आउटफ्लो and then there is inflow of 5000 and then there is outflow of -5000। तो ये जो है एक नॉन नॉर्मल कैश फ्लोज है। अच्छा, इसके अंदर जो है, अगर आपके पास अगर अभी एफसी है तो कैलकुलेट करें इसका आईआरआर क्या आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसको आईआरआर में डालें तो कुछ एफसी के अंदर आईआरआर जो है वो एरर आएगी, इसमें एरर आएगी, ठीक है। किसी के पास है आईआरआर चेक हो सकता है अभी? कोई है किसी के पास, या आगे आगे चलें? कोई है किसी के पास आईआरआर के लिए? सर फाइनेंशियल कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं आप? फाइनेंशियल कैलकुलेटर ले लें, एक्सेल ले लें, या आप ऐप ले लें मोबाइल की किसी के अंदर जहाँ पे आईआरआर आता है। अगर अवेलेबल है तो आप जरा कैलकुलेट करें इस कैश फ्लो का आईआरआर क्या आ रहा है। ये कंफर्म हो जाएगा कि एरर आ रहा है या कोई वैल्यू दे रहा है। या तो वो 25 देगा या एरर देगा, ये भी मैं आपको जरा बता दूं क्या देगा, जरा ये चेक कर लें। किसी के पास है तो बताएं, वरना आगे चलें। सर आई एम ट्राइंग फ्रॉम विद एक्सेल। अच्छा सर, एक्सेल पे करके देख रहा हूँ इसमें। हाँ, करा आपने? कितना आ रहा है ऐसा? 1 मिनट सर, कर रहा हूँ। अच्छा, करें जरा बताएं। %25। जी, कितना आ रहा है? 25 आ रहा है ना? जी। एरर नहीं आया, ठीक है। ऐसा ना, आपका क्या आ रहा है? सर एरर तो नहीं आ रहा, 25% आ रहा है। 25 आ रहा है। अच्छा, अब इसका जो है ना, इसमें देखें एरर बाद एक्सेल में ये होता है। अच्छा, ये दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल आईआरआर, इसके अंदर 2 आईआरआर निकल रहे हैं। तो एक केस ऐसा होता है, एक का एल्गोरिथम ऐसा होता है कि आपने जो है ना, जब आपने एनपीवी 0 हो गई, आपने वो आईआरआर दे दिया, तो वो पहली जो एनपीवी 0 हो रही है 25 पर। अच्छा, बाज जो है कैलकुलेटर में एल्गोरिथम होता है कि उसमें 0 पे खत्म नहीं करता, वो मजीद करता रहता है। तो लेट सपोज वो 200-300 इटरेशन पे जाता है, तो अगर ज्यादा पे चला गया और एक दफा और 0 आ गई, तो फिर वो कहेगा कि वो कौन सा है, तो एरर देगा। तो जहाँ पे वो ज्यादा इटरेशन कर रहा होगा वहां पे एरर आएगा, और जहाँ पे वो पहले 0 पे डिस्कनेक्ट कर रहा होगा वहां पे 25 आएगा। सो इस केस को ये देख लें, ये क्या हो रहा है। यहाँ पे 2 एनपीवीज आ रही हैं, पहली 2 आईआरआर आ रहा है। पहला आईआरआर आ रहा है 25 पर, और दूसरा आईआरआर आ रहा है 400 पर। सो इफ योर कैलकुलेटर ने जो है ना यहाँ पे खत्म कर दिया, तो वो आईआरआर 25 देगा, जबकि एक दूसरा आईआरआर भी आ रहा है 400 पर। यानी कि दो वक्त पे एनपीवी जो है वो 0 हो रही है। सही है? ये कैसे हो रही है, ये जरा समझें। ये बात समझ में आ गई? यानी एनपीवी 0 जो है वो 2 रेट्स पर हो रही है। सही है? तो कैसे कैसे है वो मैं आपको जरा समझाता हूँ। क्लियर है? देखिए जरा कैश फ्लोज को जरा देखें। ये है -800 प्लस 500,000 -5,000। आई डिस्काउंट रेट 0 पर जो है +5,000 -5,000 एक दूसरे को बैलेंस ऑफ करेगा। -800 जो है वो नेगेटिव में है, तो एनपीवी -800 ही होगी। तो यू स्टार्ट विथ -800 एट डिस्काउंट रेट 0। क्लियर है? ठीक है सर। अब आपका जब डिस्काउंट रेट बढ़ता रहेगा, सो व्हाट विल हैपन, वो ये होगा कि ये 5,000 की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी एज कंपेयर टू दिस 5,000, क्योंकि ये 2 पीरियड डिस्काउंट हो रहा है, ये 1 पीरियड डिस्काउंट हो रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 5,000 विल बी मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 5,000। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव है, तो ये -800 के इफेक्ट को कम करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपका एनपीवी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एज यू इंक्रीज द डिस्काउंट रेट, योर एनपीवी विल इंक्रीज फ्रॉम -2 towards 0, इट विल मूव टूवर्ड 0।
यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है सर। ठीक है। यस अच्छा, तो सर। अब होगा ये कि 25% पर जो है ये एनपीवी जीरो हो जाएगा, क्योंकि 25% के डिस्काउंट रेट पे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये 2 दफ़ा डिस्काउंट हो रहा है, ये 1 दफ़ा डिस्काउंट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि टाइम जीरो के 800 को भी कैप्चर कर लेगी। 25 से जब बढ़ाना शुरू करेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने लगेगी, एनपीवी 450 तक भी जा सकती है। ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा कोई 80% पर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब डिस्काउंट रेट बढ़ाते रहेंगे तो ये वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू और इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। वाई? बिकॉज जितना आप डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे उसकी इसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होने लगेगी। ये तो कम नहीं हो रहा, तो ये होगा कि वापस 800 की वैल्यू हावी होना शुरू हो जाएगी। तो एज यू इंक्रीज डिस्काउंट रेट मोर, ये जो 5000 है ये और ये दूसरा 5000, इन दोनों की जो प्रेजेंट वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि ये -800 वापस हावी हो जाएगा, जिसकी वजह से एनपीवी दोबारा नेगेटिव के अंदर चली जाएगी, यानी कि दोबारा वापस कम होनी शुरू हो जाएगी। तो होगा ये कि एट 400% योर एनपीवी वुड अगेन बी जीरो। सही है? क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो there will be 2 IRR, one is 400% and one is of 25%. क्लियर है? बात समझ में आई? क्यों इसके 2 IRR बन रहे हैं? जी, लॉजिक समझ में आई? नवेद, अम्मार, ऐसा नहीं? हाँ जी सर, आगे ये एक दफा कैलकुलेट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। हाँ, ठीक है, क्लियर। सो अब ये प्रॉब्लम जो है मल्टीपल आईआरआर की प्रॉब्लम भी आ जा सकती है। ये एम आईआरआर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाई? बिकॉज इट इज ऑल्सो सेंसिटिव, जो है आपका डिस्काउंट रेट सेंसिटिव होगा। सो ये प्रॉब्लम भी, मल्टीपल आईआरआर की प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपका एनालिसिस सही नहीं हो सकता। सो दैट कैन बी, ये जो है एम आईआरआर में ये चीज़ नहीं है। सही। सर एक चीज़ और मैंने भी की, मैं एक्सेल में कर रहा था, तो जैसे मैं अगर तीनों उसको नंबर्स को पॉजिटिव रखता हूँ तो एरर आ जाता है, या तीनों को मैं नेगेटिव रखता हूँ तो एरर आ जाता है, लेकिन अगर प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन देता हूँ तो हाँ, शो कर रहा होगा। हमेशा जो है ना एनपीवी देखें, जो आपने एक्सेल में किया ना वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा आउटफ्लो और इनफ्लो। एनपीवी के लिए आउटफ्लो और इनफ्लो होना जरूरी है। अगर आपने एक्सेल में तीनों नंबर पॉजिटिव रख लिए ना, तो वो ये कह रहा है कि पहले साल आपको जो है 800 रुपये मिले, दूसरे साल 5000 मिले, तो आपकी कॉस्ट कम हुई, तो वो हमेशा एरर आएगा। एनपीवी निकलेगा ही उस वक्त जब तक आपकी एक आउटफ्लो ना हो, तो वन हैज टू बी नेगेटिव। सही है ना? समझ में आ रही है बात? जी जी सर। क्योंकि कॉस्ट जो है वो हमेशा नेगेटिव, तो क्योंकि कंप्यूटर को नहीं मालूम होता कि कौन सी कॉस्ट है, वो क्या है, इसकी साइन से आपको कॉस्ट बताना पड़ता है। सही? क्लियर है? कोई सवाल, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई चीज समझ में ना आई हो? जी, कोई क्वेश्चन? चले तो ठीक है। तो दिस इज एमआईआर कैलकुलेट करने का तरीका जरा देख लीजिएगा, एक आध दफा और कर लीजिएगा। सो बाकी ये कि ये चैप्टर भी एंड हो गया। ओके। तो कोई सवाल आपके पास है तो प्लीज कर सकते हैं।